Welcome to lecture 32 of HRM lecture series. In this lecture, we will discuss about the remaining portion of employee health, safety and security. So let's start learning. Now let us talk about safety. Safety is a condition in which the physical well-being of workers is ensured. Safety measures ensure protection to workers, avoid industrial accidents, and raise overall efficiency. Now, what is an industrial accident? It is an unexpected, undesirable event in an organization causing physical injury to workers. Now, what is the impact of an industrial incident? अगर कोई एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में तो सबसे पहले तो काफी बड़ा लॉस होता है. वो लॉस मटेरियल का भी हो सकता है, मशीन्स का भी हो सकता है और लाइफ लॉस भी हो सकता है ना. तो एक्सीडेंट एक्सपेंसिव है, साथ साथ ये वर्कर्स को डिमोरलाइज करते हैं, उनका मोराल डाउन होता है. अगर वो अपने सामने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं, चाहे वो खुद उसके विक्टिम ना भी बने हो, पर अगर वो देखते हैं अपने कलीग्स को कि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो उनका मोराल डाउन होता है, उनका काम करने की हिम्मत और हौसला कम होता है और अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है प्रोडक्शन पर. तो दो तरह के नुकसान हो रहे हैं. एक तो जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक्सपेंस जो इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में, वो तो है ही है, साथ साथ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर और प्रोडक्शन घटती है. तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ मेजर लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी है कि एक्सीडेंट्स ना हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ना हो. और उस सबसे पहले तो हम देखें कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, व्हाट आर द कॉजेस फॉर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू अवॉइड दीज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करे या एचआर मैनेजर क्या करे कि एक्सीडेंट्स ना हो, मिनिमाइज हो, वो हम अभी डिस्कस करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट सी द कॉजेस फॉर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स. सबसे पहला है इनहेरेंट कॉजेस. मैंने पहले भी आपको बताया कि दे कैन बी सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड का नाम भी दिया था. तो इनहेरेंट कॉजेस फॉर एग्जांपल माइनिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड इवन मेडिकल इंडस्ट्री. तो यहाँ पर इनकी नेचर ही ऐसी है इन इंडस्ट्रीज की कि एक्सीडेंट्स के होने के ज्यादा चांसेस हैं. सो एक्सीडेंट्स आर इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. तो पहला तो ये हुआ. सेकेंड इज कोलिजन. ऐसा भी होता है कि या तो वर्कर की केयरलेसनेस है या वर्क स्पेस बहुत क्रैम्प्ड है, बहुत लैक ऑफ स्पेस है, जिसकी वजह से आपस में टकराने के चांसेस बढ़ते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं. तीसरा कॉज जो एक्सीडेंट का है वो है स्लिपिंग और फॉलिंग. इसमें भी हम वैसे तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री की बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पर स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा हैं या फॉलिंग के चांसेस ज्यादा हैं. दूसरा केयरलेसनेस ऑफ वर्कर भी हो सकती है, या तीसरा इट मे बी जस्ट बाय कोइंसिडेंस कि कोई स्लिप हो रहा है या फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. लास्ट हम बात करेंगे मिसलेनियस कॉजेस की, जहां पर हम इनके अलावा यानी इनहेरेंट कॉजेस, कोलिजन्स, स्लिपिंग और फॉलिंग के अलावा जो भी कोई कारण हो सकते हैं उनको यहाँ हम लिस्ट करेंगे. यानी एनी ऑफ द कॉजेस विच आर मिसिंग इन दीज थ्री categories are listed in the fourth one, miscellaneous causes. And the idea is to provide healthy work environment, and if we are not providing healthy work environment, accidents are bound to happen. वो होंगे ही होंगे. Now let us see what are the steps for providing a healthy working environment. क्या करें कि एक्सीडेंट्स मिनिमाइज हो या ना ही हो, यानी वर्क एनवायरनमेंट हेल्दी रहे, उसके लिए क्या क्या करें. तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी और आसान चीजें हैं, और अगर इनको हम ध्यान दें तो अल्टीमेटली जो
मेजर लॉस है, चाहे वो लाइफ लॉस है या मॉनेटरी लॉस है, वो सबको खत्म किया जा सकता है। तो छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज क्लीनलीनेस। हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो चांसेस हैं कि एक्सीडेंट्स कम होंगे। सिमिलरली प्रॉपर लाइटिंग, अंधेरे में गिरने के, टकराने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर लाइट्स प्रॉपर हैं तो चांसेस हैं कि हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर पाए, एक्सीडेंट्स को रोक पाए। प्रॉपर वेंटिलेशन, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर फ्यूम्स बन रही हैं, केमिकल इंडस्ट्री है और वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, तो इफ देयर इज नो प्रॉपर वेंटिलेशन, चांसेस आर दैट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस। तो एक्सीडेंट्स को खत्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाए, हवा का आना जाना सही तरीके से हो, सुचारू रूप से हो, जिसकी वजह से ना तो ब्रीदिंग का इश्यू आए और ना ही कुछ जहरीली गैसें जो इकट्ठे हो सकती हैं वर्क एनवायरनमेंट में, उनसे बचा जा सके। देन द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर कंट्रोल। कुछ इंडस्ट्री ऐसे हो सकती है जहां बहुत ठंड में काम करना है, तो बहुत ठंड में काम करना है तो वहां पर कैसे इंश्योर किया जाए कि वर्कर्स को का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। उनको इस तरह की यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं, ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएं, बूट्स प्रोवाइड किए जाएं कि ठंड का उनके ऊपर कम से कम असर हो। इसके कंट्रास्ट में कुछ ऐसे वर्क एनवायरनमेंट हो सकते हैं जहां बहुत तेज गर्मी में काम करना है, तो वहां पर कैसे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, मेंटेन किया जाए, कैसे ठंडा रखा जाए, ये इंश्योर किया जाए। तो टेम्परेचर कंट्रोल भी बहुत हेल्प करता है एक्सीडेंट्स अवॉइड करने में। देन नेक्स्ट step for creating a healthy work environment is noise control. There are many industries जहाँ पर बहुत शोर होता है काम, और वो इनहेरेंट है, वो होना ही है, लेकिन नॉइज कंट्रोल के लिए कुछ तरीके अपनाए जाएं कि शोर को मिनिमाइज किया जाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कम हो। नेक्स्ट इज डस्ट कंट्रोल। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नाम ले सकते हैं, जहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा होती है इन द वर्क एनवायरनमेंट। तो डस्ट कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं, पानी का छिड़काव किया जाए, वर्कर्स को मास्क प्रोवाइड किए जाएं, ताकि डस्ट का कम से कम असर हो उनके हेल्थ पर और एक्सीडेंट्स कम से कम हो। देन प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर वर्कर्स, टूल्स, मटेरियल एंड मूवमेंट। ये बहुत जरूरी है किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में कि वर्कर जब मूव करेगा तो कहाँ से मूव करेगा, कौन सा रास्ता आने का है और कौन सा रास्ता जाने का है। सिमिलरली वर्कर को अगर कहीं बैठना है थोड़ी देर, अगर उसको रेस्ट करना है तो उसका रेस्टिंग की जगह कौन सी है, वो कहाँ रेस्ट करेगा, ये प्रॉपरली डेजिग्नेटेड होना चाहिए। ये सारे वर्कर्स को पता होना चाहिए, और साथ साथ अगर ये हम इंश्योर कर लें कि जब वर्कर बैठेंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, तो चांसेस हैं कि वो स्लिपिंग के, फॉलिंग के, कोलिजन के इवेंट्स कम होंगे। सिमिलरली टूल्स को कहाँ रखा जाएगा, टूल्स जब यूज हो रहे हैं तो वर्कर के हाथ में है, वर्कर के पास है, लेकिन जब वो यूज नहीं हो रहे हैं तो देयर मस्ट बी प्रॉपर डेजिग्नेटेड स्पेस कि कौन से टूल कहाँ रखे जाएंगे, सो दैट एक्सीडेंट्स आर मिनिमाइज्ड। इसी तरह से हम मटेरियल की बात कर सकते हैं। जो प्रोडक्शन मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ रखा जाएगा, कहाँ से कैसे लाया जाएगा, वो इंश्योर किया जाए, उसके लिए डेजिग्नेटेड स्पेस बनाए जाए। और मूवमेंट का तो मैंने बताया ही कि कहाँ से वर्कर्स आएंगे और कहाँ से जाएंगे, ये अगर हमने पहले से ही फिक्स कर दिया है तो एक्सीडेंट्स कम से कम होंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स the topic of social security. Social security means providing protection to the employees and to the organizational facilities. The protection of employees and organizational facilities fall under this category. Social security is the security that society ensures to its members through appropriate organization against certain risks to which these individuals may be exposed. These risks may include sickness, maternity, invalidity, old age, unemployment, death, etc. These contingencies impair the ability of the working person to support themselves and their dependents. तो
किसी भी तरह की अगर कंटिंजेंसी होती है, किसी भी तरह की बीमारी होती है या इनवैलिडिटी होती है या ओल्ड एज है या डेथ होती है, तब हम वर्कर और उसके डिपेंडेंट्स को किस तरह से सिक्योरिटी देंगे, दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी. The concept of social security relates with the high ideals of human dignity and social justice. Rather than being a cost, it's a wise investment by the society and yields good dividends in the long run. On the face of it, शुरू में ऐसा लग सकता है कि ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो बहुत महंगा है, बहुत खर्चीला है, लेकिन हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि ये कॉस्ट नहीं है. अगर हम अपने वर्क फोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको ये एश्योरेंस देते हैं कि इन केस ऑफ एनी कंटिंजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अनहोनी घटना हो जाती है, तब सोसाइटी कैसे हेल्प करेगी उसे. तो एक तरह से हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो हिम्मत के साथ काम करेगा, मन लगाकर काम करेगा, पूरी लगन के साथ काम करेगा और अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को इसके बेनिफिट्स होंगे. इकोनॉमिक वेलबींग जब बढ़ती है सोसाइटी की, तो दैट हेल्प्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड्स टू सब कैटेगरीज. एक है सोशल इंश्योरेंस और दूसरा है सोशल असिस्टेंस. तो सोशल इंश्योरेंस में बेसिकली हम बात करते हैं मॉनिटरी बेनिफिट्स की, जबकि सोशल असिस्टेंस में हम बात करते हैं बेनिफिट्स इन काइंड की. So let us discuss about these one by one. Social insurance, monetary benefits for workers out of contributions made by them, the employers and the government. यानी तीनों मिलकर contribute कर रहे हैं, worker themselves, the employer and the government. तो monetary benefit दिए जाएंगे. Risks that cannot be faced individually are faced collectively. Insurance का concept यही है कि किसी एक को जिसको परेशानी आ रही है, सारा का सारा खर्चा सिर्फ उसे बियर ना करना पड़े, बल्कि सोसाइटी मिलकर उठाए. तो जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस तो सब लोग करा रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उन लोगों को मिलता है जिनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है. तो these are the risks that cannot be faced individually and these are being faced collectively by the society. Social insurance is contributory in nature. Benefits are claimed as a right and contribution is mandatory. ये compulsory है कि हर कोई contribute करे ताकि जब problem आए तो हमारे पास sufficient fund हो help करने के लिए. Then comes social assistance. It includes benefits in kind for workers or poorer section of the society. Cost of the scheme is borne by the government on the face of it, but it is actually collected by the members of the society in form of taxes. This is non-contributory in nature. That means the beneficiary is not contributing any money in it. Quantum of benefit depends on government provision. Government जब बजट बनाती है तो उसमें प्रोविजन करती है कि किस सब्सिडी के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो उस बेस पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, असिस्टेंस दिए जा रहे हैं. एंड प्रूफ ऑफ नीड इज अ मस्ट फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स. जब इस तरह के बेनिफिट्स क्लेम किए जाते हैं तो एक प्रूफ सबमिट करने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दे रहे हैं तो उन्हें इनकम प्रूफ, फैमिली इनकम प्रूफ सबमिट करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट द बेनिफिट इज गिवन, द असिस्टेंस इज गिवन टू द एक्चुअल पर्सन हु इज इन नीड ऑफ दोज benefits. Now next is the role of managers and supervisors towards the health, safety and security of the employees. Now role of HR manager towards the health, safety and security of the employees. First of all, HR manager has to coordinate health and safety programs about which we talked about earlier. Then he or she has to develop safety reporting system. That means a proper record has to be maintained कि क्या हम safety programs रन कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जा रही है. ऑल दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली. देन प्रोवाइड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्टीज. HR मैनेजर की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो
उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके कॉजेज, उनके इफेक्ट, और कैसे इंश्योर करें कि दोबारा से ये एक्सीडेंट्स ना हो, एंड फॉर दैट ही और शी हैज टू प्रोवाइड एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो ये इंश्योर करना ज़रूरी नहीं है कि एचआर मैनेजर के पास सारी एक्सपर्टीज हो, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करे। पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट्स आए और फिर उन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कैसे किया जाए इन फ्यूचर, उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स अरेंज करना। देन ही और शी हैज टू डेवलप एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। देखिए, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, और एट टाइम्स फील्ड में जब काम हो रहा होता है, ऑन द स्पॉट जब काम हो रहा होता है, तो वहां पर इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं कि ये पता लगाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई वर्कर मिसिंग है, क्या कोई वर्कर ने आज सुबह तो एंटर किया था वर्क प्लेस पे, लेकिन क्या वो बाहर निकला या नहीं निकला। तो इस सब के लिए कुछ एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप करने का काम भी एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी है। देन ही और शी हैज टू ट्रेन सुपरवाइजर्स टू रिकॉग्नाइज एंड हैंडल डिफिकल्ट एम्प्लॉय सिचुएशंस, कि जब कभी इमरजेंसी सिचुएशंस आए, कोई कंटिंजेंसी आए, तो एचआर मैनेजर सुपरवाइजर को ट्रेन करके रखें, तैयार करके रखें कि कैसे उन सिचुएशंस को पहले तो रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर वहां पर हैंडल कैसे करना है ऑन द स्पॉट। तो ये सारा है रोल ऑफ एचआर मैनेजर। अब जैसे हमने कहा कि एचआर मैनेजर ट्रेन कर रहा है सुपरवाइजर को, क्योंकि देखिए एचआर मैनेजर हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट द इमीडिएट सुपरवाइजर इज देयर at the spot of the accident। तो क्या हो? Now let us talk about the role of supervisors। Supervisor has to regularly monitor health and safety of employees। यानी ये एक रूटीन काम है जो डेली होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ एजुकेशन का जो काम है वो ऐसा नहीं कि साल में एक बार एक कैंप लगाया और हो गया, वो रेगुलरली होने वाला काम है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर का तो अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी को डेली मॉनिटर करना है, डेली इंश्योर करना है कि वो किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में या रिस्की सिचुएशन में काम ना करें। सुपरवाइजर हैज टू ट्रेन एम्प्लॉयज टू बी सेफ्टी कॉन्शियस। तो अब एट टाइम्स सुपरवाइजर तो बहुत केयरफुल है, लेकिन वर्कर केयरफुल नहीं है, तो वर्कर को भी सेफ्टी कॉन्शियस बनाना, उसमें ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे वो काम करे कि अपना भी ध्यान रखे, अपने आप को भी बचा के रखे, और अपने को वर्कर्स को भी नुकसान ना हो। तो ये ट्रेनिंग देने का काम भी सुपरवाइजर का है। देन इफ एट ऑल एक्सीडेंट हैपन्स, तो अगर एक्सीडेंट हो ही गए तो अब उनको इन्वेस्टिगेट करने का इमीडिएट काम तो सुपरवाइजर को करना है, उसके बाद एचआर आएगा, एंड देन देयर विल बी एक्सपर्ट्स जो उसे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉजेस को ढूंढेंगे और कहाँ पर कैसे गलती हुई ये पता करेंगे। सुपरवाइजर हैज टू ऑब्जर्व हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर ऑफ वर्कर्स। तो कॉन्शियसनेस तो क्रिएट करनी है, पर ये भी देखते रहना है कि क्या कुछ अनयूजुअल तो नहीं हो रहा है उनके बिहेवियर में, वो नॉर्मल लग रहे हैं ना, जैसे हमेशा होते हैं वैसे ही है ना। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि वर्कर इज नॉट फिजिकली फिट और ही और शी इज इमोशनली डिस्टर्ब, तो वो बिहेवियर को वॉच करे कि जो वर्कर ने खुद नहीं बताया लेकिन उसके बिहेवियर से पता चले। तो इस चीजों के लिए बहुत ऑब्जर्वेंट रहना होता है सुपरवाइजर को। Then supervisor has to communicate with employees to identify difficult employees। अब ये employees में difficult employees क्या हैं? यानी ऐसे workers जो आसानी से अपनी problems बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो problem में हैं। तो अब supervisor का ये काम है कि वो बाकी workers की help ले, ये पता करने में कि कौन worker abnormal है, कौन worker रोज जैसा नहीं है, डिफरेंट है। क्योंकि को वर्कर्स के बारे में नॉर्मली हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो नॉर्मली कैसा बिहेव करते हैं और जब वो नॉर्मल नहीं है तो कैसा बिहेव करते हैं। तो
एम्प्लॉयज की हेल्प लेकर ही डिफिकल्ट एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई करें. सुपरवाइजर हैज टू फॉलो सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड रेकमेंड चेंजेस. अब जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड जीरो पर तो सुपरवाइजर ही अवेलेबल है, वो ही वहां पर सबसे अच्छा जज है कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं, क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं या कोई चेंजेस होने चाहिए. तो ये उसकी जिम्मेदारी है और उसकी अथॉरिटी भी है कि वो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अथॉरिटी भी है कि अगर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स में कोई लैप्स है या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है तो वो रेकमेंड करे. तो ये अब हमें समझ आया है कि मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के अपने सेपरेट रूल्स हैं टू इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज. Now next is, what are the advantages or the rationale behind ensuring health and safety of employees. तो क्यों करने की जरूरत है. हालांकि काफी डिस्कशन हो गई और हमें समझ आ गया कि ensuring health and safety security of employees is important. Now let us see let us understand the various points or the advantages that are there if we focus on the health and safety of our employees. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. तो ये तो अब बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, हमें समझ आ गया कि अगर वर्कर्स हेल्दी हैं, सेफ हैं, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हैं तो डेफिनेटली वो काम अच्छा करेंगे, इफेक्टिव होंगे, एफिशिएंट होंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. साथ ही अगर हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो इट रिड्यूसेस एब्सेंटीजमेंट टर्नओवर. ना तो उन्हें बार बार छुट्टी लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उन्हें जॉब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज नाउ हियर इन दिस वर्क एनवायरनमेंट दे आर फीलिंग हेल्दी एंड सेफ. इट रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स ऑब्वियसली. अगर सेफ एनवायरनमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं. इट लीड्स टू बेटर रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, बेटर रिलेशंस बिटवीन द कोवर्कर्स. इट ऑल्सो रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे क्योंकि हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट है जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं. तो इसके साथ नाउ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ taking care of health, safety and security of our workers. It leads to the benefit of both the organization and the workers. It is a win-win situation for the both. So we'll learn some new topics in our next lecture. Till then, bye.